कुछ लोग ऐसे होते हैं आपके जीवन में जो आपको उड़ने की क्षमता देते हैं। वो ऐसे होते हैं कि उनके साथ खून का रिश्ता नहीं होता, लेकिन स्नेह के रिश्ते से वो आपके मामा होते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद वो इतनी सहजता से आपके पांवों को इतनी तेजी से, इतनी जकड़ कर एकदम जमीन पर बांध देते हैं ताकि आप गगन चूंबने की क्षमता अर्जित कर ले। ऐसे हैं रविशंकर प्रसाद जी। और अब एक बात बताऊंगी जिसके बाद मुझे पता है कि हम लोग मिलकर जय श्री राम का नारा लगाकर उनका अभिनंदन करेंगे नई दिल्ली जिले में। आप जानते हैं कि आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी केवल पूर्व केंद्रीय मंत्री नहीं, एक बहुत अच्छे वकील ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता ही नहीं, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता ही नहीं, अरे साक्षात राम लला के वकील थे। जय श्री राम। आपने आज आकर हमें नई दिल्ली जिले में और नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र को अनुग्रहित करा है। मेरे पथ प्रदर्शक, मेरे बड़े भाई, मालवीय नगर के बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय सतीश उपाध्याय जी, नई दिल्ली जिले के नवनियुक्त, नवनिर्वाचित मेरे बड़े भाई, जहां के जिला अध्यक्ष आदरणीय रविंदर चौधरी जी, आदरणीय विनोद बचेती जी, आदरणीय रोहताश बिधूड़ी जी, मंच पर आसीन मेरे परिवार के बहुत ही स्नेही सभी सदस्य, सम्मानित मंच और कुछ ऐसे लोकतंत्र के सेनानी जिनके नाम लिए बिना आज की शाम अधूरी है। आदरणीय रामभज जी, आदरणीय जय भगवान जी, आदरणीय विजय खुराना जी, आदरणीय लोकेश जी, आदरणीय कुलभूषण चावला जी, आदरणीय मूलचंद गर्ग जी, आदरणीय लोकेश दयाल जी, आदरणीय सिद्धार्थ चावला जी, सनम मोहिंदर पाल जी, आदरणीय रवि अग्रवाल जी और चौधरी बुधान सिंह जी, जिनका नाम लिया उनको बहुत आभार और अभिनंदन। यदि किसका नाम चूक गया तो उसे डबल आभार और अभिनंदन, गलती लिस्ट बनाने वाली थी। हर कोई कहता है कि 50 साल हो गए दीदी, हम इस बात को क्यों बार बार याद करते हैं? कोई बहुत सुखद चैप्टर थोड़ी है ये इतिहास का, बहुत दयनीय, बहुत दर्द देने वाली बात है। भाई, दर्द देने वाली बातों को तो भुलाया जाता है, पर ऐसा नहीं है। भारत के, खास करके आजाद भारत के इतिहास का सबसे काला अगर पृष्ठ इतिहास की किताब में उठाकर आप देखेंगे तो वह है आपातकाल, इमरजेंसी। देखिए, इतिहास की एक बहुत अजीब सी प्रवृत्ति है। अंग्रेजी में कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इतिहास अपने आप को दोहराता है और इसीलिए इतिहास का अध्ययन बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप इतिहास का अध्ययन नहीं करेंगे, उससे सचेत नहीं होंगे, उस इतिहास की गलतियों से नहीं सीखेंगे, तो जब इतिहास दोहराएगा तो वही यातनाएं कहीं आपको दोबारा ना झेलनी पड़े। कितनी अजीब बात है कि भारत में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने और तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने पीस टाइम में, यानी शांति के समय में भी आपातकाल लगा दिया। किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं हो रही थी। अरे, हम तो अभी 1970 वॉर जीत कर आए थे, बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ, लेकिन फिर ऐसा हुआ क्या? मैं जानती हूं कि बहुत विस्तार में यहां पर आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी आपको बताएंगे, इसलिए मैं अपनी बात बहुत संक्षिप्त में कहूंगी। हुआ यह था कि सत्ता के मोह में मदमस्त तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करा था अपना चुनाव जीतने के लिए। और उसके बाद राजनारायण जी, जो कुछ वोटों से हार गए थे, उन्होंने जाके इलाहाबाद हाईकोर्ट में इलेक्शन पिटीशन डाली, एक याचिका डाली। और इलेक्शन पिटीशन में, उस याचिका में यह पाया गया कि माननीय इंदिरा गांधी जी ने बिल्कुल
भ्रष्टाचारी प्रैक्टिसेस यानी करप्ट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करा था चुनाव जीतने के लिए और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करा था। अब ऐसे में क्या हुआ कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजेस थे उन्होंने ये कह दिया कि 6 वर्ष तक इंदिरा गांधी जी ना कोई चुनाव लड़ सकती है ना किसी पद पर रह सकती है और उनकी संसद की सदस्यता कैंसिल कर दी। इसका अर्थ है कि वो एमपी रही तो फिर भाई प्राइम मिनिस्टर कैसे बनी रही। अब आप देखिए एक व्यक्ति यानी ये है कांग्रेस की असलियत, सत्ता के मोह में उसको जकड़ कर रखने के लिए संविधान का रातों रातों गला घोट दिया, पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट पर अंकुश लगा दिए। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने धांधली करी और सुप्रीम कोर्ट ने एक अजीब सा स्टे दिया। उन्होंने कहा कि भाई इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर तो बनी रहेंगी, प्रधानमंत्री वो बनी रहेंगी, लेकिन संसद में वो वोट नहीं दे सकती। कितनी अजीब सी बातें है ना। और उसके बाद क्या हुआ, जब पूरे के पूरे देश में भुखमरी बढ़ रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी, वो ये देख रही थी कि कहीं ना कहीं देश में हलचल हो रही है उनके खिलाफ, तो सत्ता को जकड़ने के लिए उन्होंने रातों रात ये घोषणा करवा दी। अपनी वाणी में आकर आकाशवाणी पर बोला 25 जून को आधी रात को आपातकाल की घोषणा कर दी। अब आपातकाल का क्या अर्थ है? आजकल के यहां पर कितने लोग हैं जो 1977 के बाद पैदा हुए हैं? जरा हाथ उठाइएगा। काफी सारे। अब आप सोच लीजिए आपातकाल का क्या अर्थ है। रातों रात, आप जानते तब सोशल मीडिया तो था नहीं, लेकिन अखबार हुआ करते थे, अखबारों की बिजली काट दी गई ताकि किसी भी प्रकार की खबर आप तक ना पहुंचे। ये कर दिया गया कि रातों रात विपक्ष के जितने भी बड़े नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी, एलके अडवाणी, अरुण जेटली, सबको रातों रात, जॉर्ज फर्नांडिस, सबको जेल में बंद कर दिया। कोई सोच सकता है? अभी सतीश जी ने आपको बताया कि किस तरह नाखून उन्होंने नाखून निकाल दिए गए, ऐसी यातनाएं दी। कल मैं सीपी में गई थी, कनॉट प्लेस में, वहां पर प्रदर्शनी देख रही थी। कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली जिनके बारे में मुझे भी ज्ञात नहीं था। हमारे भारत में आजादी के बाद इतनी क्रूरता करी कांग्रेस की सरकार ने, प्रसव पीड़ा में यानी लेबर पेन के दौरान एक महिला को लोहे की बेड़ियों में जकड़ दिया। कोई सोच सकता है? छात्रों के लीडर्स को इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए। जेल में लोगों को तब तक पीटा जब तक कि लाठियां न टूट गई। लोगों को गिराकर उनकी छाती पे पुलिस वाले बूट के साथ उनकी छाती पे नाच रहे। ये दरिंदगी का नंगा नाच था, केवल और केवल सत्ता को जकड़ कर रखने के लिए। यही नहीं, 5 ऐसे संशोधन कर दिए गए हमारे संविधान में, 38, 39, 40, 41, 42। जाकर पढ़िएगा, इंटरनेट से निकाल के पढ़िएगा कि ये संशोधन क्या है। रविशंकर प्रसाद जी इसको विस्तार में बताएंगे। कोई सोच ही नहीं सकता, ऐसे ऐसे संशोधन कर दिए कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति जी से सवाल ही नहीं पूछ सकता कि आपने आपातकाल क्यों लगा दिया। एडीएम जबलपुर जैसी जजमेंट आ गई जहां पर यह कह दिया कि राइट टू लाइफ आपातकाल में वो भी नहीं है। यानी अगर कोई मेरे जीवन की हानि हो रही है तो मैं सुप्रीम कोर्ट का या किसी भी कोर्ट कचहरी का दरवाजा नहीं खटखटा सकती। लेकिन ऐसे में इस मंच से मैं एचआर खन्ना जैसे एक मां भारती के वीर सपूत को याद करती हूं, जिन्होंने एक भिन्न मत दिया और कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 सर्वोपरि और आपातकाल में भी इसको नहीं छीना जा सकता। जज साहब यहां पर बैठे, मूलचंद गर्ग जी यहां पर बैठे हैं, वो आपको बताएंगे। जानते हैं इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ी? श्रीमती इंदिरा गांधी ने एचआर खन्ना को इस देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनने दिया। लेकिन ये जो पब्लिक है ना, ये सब जानती है। और आखिरकार मंच पर आसीन लोकतंत्र के सेनानियों जैसे न जाने कितने युवक युवतियां उठे
जयप्रकाश नारायणन जी के नेतृत्व में अपने घरों से निकले, जिन्होंने 21 महीने उन्होंने संघर्ष करा और फाइनली आपातकाल का अंत हुआ। श्रीमती गांधी को ये भ्रम था कि ऐसा है, जून की बजाय चुनाव मार्च में ही कर देते हैं, विपक्ष को संगठित होने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन ये है आपकी एक वोट की ताकत, आपकी एक वोट की चोट ऐसी आई कि जब मार्च में चुनाव हुए तो श्रीमती गांधी स्वयं अपना चुनाव भी हारी और कांग्रेस शासन हार कर जनता पार्टी की सरकार आई। दो बातें आपको जरूर कहना चाहूंगी। कल एक किताब का अवलोकन हुआ है, द इमरजेंसी डायरीज, years that forged a leader। 25 बरस के एक नेता जो तब केवल आरएसएस के एक प्रचारक थे, वो युवक कभी हिप्पी बनकर, कभी सरदार जी बनकर एक अंडरग्राउंड मूवमेंट की तरह इमरजेंसी के खिलाफ मुखालफत करता रहा और उस नेता का नाम था नरेंद्र मोदी। ये किताब भारत के हर युवक को पढ़नी चाहिए। इसमें पेज नंबर 63 पे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। इसमें बताया जाता है कि मोदी जी सरदार जी का वेश धारण कर गली गली कूचे कूचे जा रहे थे इमरजेंसी के खिलाफ अपना प्रचार करने के लिए। तो गुजरात में अचानक वो एक ऑटो में बैठे, जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे वो भी सरदार जी थे। अब उनको लगा भाई यहां तो पोल खुल जाएगी, क्योंकि जब सरदार जी ने देखा कि पैसेंजर सरदार जी तो पंजाबी गल्ला करने लग शुरू करी, तो मोदी जी ने उनको देखिए, उनकी कितनी प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, एकदम बोले कि जी मैं ना गुजरात में पला बड़ा हूं, इसलिए मेरी ना पंजाबी टूटी पजी है, इसलिए उनका जो राज है वो गोपनीय ही रहा। ये कहानी, ये किताब आप जरूर पढ़कर देखिएगा, इसमें आपको अंतर पता चलेगा। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो कहती थी इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, यानी इंदिरा गांधी भारत है और भारत इंदिरा है। एक व्यक्ति विशेष को पूरे देश का पर्याय बनाती है कांग्रेस पार्टी, और दूसरी तरफ हैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जो अपने आप को इस देश का प्रधान सेवक बोलते हैं। एक तरफ हैं कांग्रेस के इंदिरा गांधी जी के वंशज, जो पार्लियामेंट में लाल कलर की पॉकेट कॉन्स्टिट्यूशन झलकाते तो जरूर है, लेकिन खोलकर उसका एक भी पृष्ठ देखते नहीं हैं। दूसरी तरफ है हमारे प्रधान सेवक आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जो भारत के संविधान को अपने माथे से लगाकर रखते हैं। अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं केवल 4 लाइनें इस किताब से आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूं। The celebration of our Constitution has continued at the national level over the years, most notably with the observance of Constitutional Day on November 26th, year since 2015। यानी जब से मोदी जी आए हैं तब से ही उन्होंने संविधान दिवस मनाया जाए ये निर्णय लिया है। Symbolism met reverence when in 2023 Prime Minister Narendra Modi prostrated at the threshold of the new Parliament building, a gesture widely interpreted as his respect for India's fundamental democratic institution. He was seen holding and paying homage to a copy of the Constitution, underscoring his belief in the document not just as a legal instrument, but as a moral compass guiding governance. इसीलिए तो कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। आज आप सब जब आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी को सुनकर जाएंगे, उनकी बातों को आत्मसात करेंगे, तो मेरा एक निवेदन याद रखिएगा। इमरजेंसी एक ऐसा चैप्टर है हमारे इतिहास का जिसको भूलना गलती होगी, लेकिन ये स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता। इसलिए आपसे निवेदन है, आज रात को जब खाने की मेज पर बैठेंगे ना,
तो ना टीवी देखिएगा ना फोन में देखिएगा, एक दिन के लिए रील्स और यूट्यूब देखना छोड़ दीजिएगा। बच्चों को साथ लेकर खाना खिलाइएगा और उनको बताइएगा हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों सा।